अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। कनेक्टेड क्लासरूम के क्रैश सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 केमिस्ट्री ग्रेड 10 और इसका यूनिट नंबर है 2। लेक्चर सीरीज़ में इसका जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे इस लेक्चर में गैस लॉस हैं, जिसमें पहला जो है बॉयज़ लॉ, नंबर 2 चार्ल्स लॉ और नंबर 3 एवोगैड्रोस लॉ। सबसे पहले इनको अगर हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और उस वर्कशीट में आपसे ये डिस्कस करेंगे कि आपने इन जो क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज़ हैं उनका आंसर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गैस लॉज को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहला है बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ क्या होता है कि किसी गैस का जो फिक्स्ड अमाउंट होता है उसमें वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, कि उसके ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। इसके लिए हम लिखते हैं कि वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p और इसके लिए जो कंडीशन होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे बॉयज़ लॉ को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसके अलावा बॉयज़ लॉ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी बॉयज़ लॉ की इक्वेशन है। उसके बाद जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि वॉल्यूम जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब होगा, केल्विन टेम्परेचर, और इसके लिए क्या होना चाहिए, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, उसके बाद जो एवोगैड्रो लॉ है, एवोगैड्रो लॉ के लिए आप क्या करेंगे, एवोगैड्रो के लिए कि जो वॉल्यूम है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, या फिर इसकी हम डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोल्स। ठीक है, तो ये 3 गैस लॉज हैं जो हम इस वर्कशीट में कवर करेंगे और इसका जो एसएलओ है वो भी आपके सामने मौजूद है। एसएलओ नंबर 4 इस जो आपकी असेसमेंट फ्रेमवर्क का हिस्सा है उसमें हम कवर करेंगे एसएलओ नंबर 4। तो सबसे पहले हम इन लॉज के ऊपर जो एमसीक्यूज़ बेस कर रहे हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए ज़रा नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में है, when you squeeze a balloon the pressure inside increases, which law explain this। सबसे पहले अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं एक बालून के ऊपर तो क्या बिहेवियर होगा उस बालून का, उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो प्रेस होगा। ठीक है, जैसे एक बालून है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से जो चीज़ है वो प्रेस होगी। प्रेस होने का मतलब है कि आप इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो डिक्रीज़ कर रहा है। इसमें जो रिलेशन बनेगा वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, कि आप जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ये रिलेशन वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ये हमने कहाँ स्टडी किया था, बॉयज़ लॉ के अंदर। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ए, व्हेन यू स्क्वीज़ अ बलून द प्रेशर इनसाइड इंक्रीजेस। तो इनसाइड जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करेगा क्योंकि आपने एक्सर्ट किया है प्रेशर, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे जो है बॉयज़ लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ हॉट एयर बलून राइजेस बिकॉज द एयर इनसाइड एक्सपेंड व्हेन हीटेड। एक्सपेंड का क्या मतलब है कि उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, व्हेन हीटेड, उसका टेम्परेचर भी हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। ये हमने किस रिलेशन में पढ़ा था, और इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो प्रेशर क्या होना चाहिए, इस केस में कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ चार्ल्स लॉ। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो b होगा, चार्ल्स लॉ। तो ये दो एमसीक्यूज़ हम इन लॉज, पहला जो हमने एमसीक्यू पढ़ा वो बॉयज़ लॉ का था, दूसरा जो है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड अप्लाइड टेम्परेचर, के टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है लेकिन फिक्स्ड प्रेशर के ऊपर। हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 एंड 4,
इसको ज़रा आप देखें, साथ साथ इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करें, फिर मैं आपके साथ आंसर भी डिस्कस करता हूँ। व्हेन यू इन्फ्लेट अ टायर द वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर एयर इज़ एडिड। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, क्यों? इन्फ्लेट आप टायर को करना चाह रहे हैं, एयर इज़ एडिड। एयर का मतलब है कि आप नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ एयर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्या हो रहा है? वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्या कोई ऐसा रिलेशन है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स का? तो यस, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, दिस इज़ एवोगैड्रो लॉ। तो यहाँ पे इसको आप चूज़ करेंगे, दिस इज़ एवोगैड्रो लॉ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्हेन यू प्रेस अ सिरिंज द एयर इनसाइड गेट्स स्मॉलर। एक सिरिंज है जिसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, उसका जो सिरिंज है, जो पिस्टन है उसके ऊपर लगा हुआ, उसको आप क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेस करने से क्या होगा? ये मूव करेगा। ओरिजिनली जो वॉल्यूम था V1, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम हो सकता है डिक्रीज़ हो जाए, जो कि V2 है। आपने क्या किया? प्रेशर अप्लाइड किया। प्रेशर अप्लाई करने से जो इनसाइड एयर है वो डिक्रीज़ कर रही है, मींस कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। किसके अप्लाई करने से? प्रेशर को अप्लाई करने से। जब प्रेशर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो इसका आंसर क्या बनेगा? दिस इज़ बॉयज़ लॉ अगेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जिसमें हमने एप्लीकेशन को स्टडी किया, एवोगैड्रो लॉ और बॉयज़ लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम MCQs की तरफ मूव करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। उसके बाद है कि आ बलून गेट्स बिगर व्हेन एयर इनसाइड इज़ हीटेड अगेन। दोबारा से कि जो एयर है बलून के अंदर, उसको हम अगर हीट देते हैं तो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। किसके एप्लीकेशन के तौर पे? जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन बनेगी, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे कौन सा लॉ आएगा? दिस इज़ चार्ल्स लॉ अगेन। ठीक है, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम 3 लॉज को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो हम चलते हैं ज़रा इसकी वर्कशीट के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं? तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँच मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं। सबसे पहला है कि स्टेट बॉयज़ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है स्टेट। बाद बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि जब स्टेट का लफ्ज़ आता है तो उसमें आपने क्या लिखना है। स्टेट मीन आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, बस बच्चे जब डेफिनेशन का वर्ड आता है तो फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखनी है। ये स्टेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्टेट लॉ, अब लॉ मीन कोई भी हो सकता है, इसमें अगर वो मेंशन करता है स्टेट बॉयज़ लॉ कह सकता है। ठीक है, इसमें स्टेट, जैसे सेकंड क्वेश्चन है स्टेट चार्ल्स लॉ, इसमें जो दूसरी बात की गई है वो क्या है? राइट इट्स फार्मूला। फार्मूला मीन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिखनी है, इसके अंदर मैथ्स जो इन्वॉल्व है वो आपने डिस्कस करना है। उसके बाद स्टेट चार्ल्स लॉ एंड राइट्स इट्स फार्मूला, अगेन चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन और इसका मैथमेटिक्स आपने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट एवोगैड्रो लॉ एंड वन एग्जांपल। इसी तरह से आपने यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन बतानी है और इसकी कोई एक एग्जांपल बतानी है कि एवोगैड्रो लॉ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे हमने MCQ में भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी। मेंशन द नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉयज़ लॉ टू होल्ड ट्रू। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे गलती भी करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस नहीं किया गया, इसको एड्रेस नहीं किया गया कि नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। बाज़ बच्चों को तो पता होगा, जैसे मैंने MCQs में भी बताया कि जो या चार्ल्स लॉ के केस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और जो बॉयज़ लॉ है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम बॉयज़ लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें नेसेसरी कंडीशन बतानी है कि वो फिक्स्ड। नेसेसरी कंडीशन मीन कि वो चेंज ना हो। अगर आप जो कंडीशन हैं उनको चेंज करेंगे तो बॉयज़ लॉ या चार्ल्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। उसके बाद एक्सप्लेन एवोगैड्रोस लॉ इन टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। एवोगैड्रो लॉ को हमने एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो KMT है, जिसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं इसकी की तरफ भी जाऊंगा, वो आपके साथ आंसर भी डिस्कस करने हैं कि इसके आंसर आपने लिखने कैसे हैं। और उसके बाद पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूँ। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक ही है। वो क्या है कि इन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को अगर हम समराइज़ करते हैं तो एक्सप्लेन बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ बाय गिविंग। अब इसमें हमने आपको बाउंड किया है कि इसमें आपने 4 पॉइंट्स कवर करने हैं 3 लॉज के। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ईच लॉ, आपने हर लॉ की स्टेटमेंट को कवर करना है। उसके बाद इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, जो इसकी डेरिवेशन है, जो मैथ्स इन्वॉल्व होता है, वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद वन सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल फॉर ईच लॉ, एक सिंपल सादा तरीन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मिसाल भी दी गई है, आप बलून की दे सकते हैं, सिरिंज की दे सकते हैं, टायर की दे सकते हैं, कि इन इन चीज़ों के ऊपर जो डेली लाइफ है इसमें ये लॉज कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं। उसके बाद 4 है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई द लॉज इन टर्म ऑफ गैस बिहेवियर। इनको हम गैस बिहेवियर में क्यों ये अक्कर होते हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, कुछ एक्सप्लेनेशन आपने इस केस में प्रोवाइड करनी है। तो अब ज़रा हम इसकी की तरफ मूव करते हैं, जो आंसर पैटर्न है उसको डिस्कस करते हैं। ये आपके लिए आंसर की है जो आपको प्रोवाइड भी की जाएगी और आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसको आप देख सकते हैं कि कितने आपके ठीक हैं और कितने आपके रॉन्ग हैं। जो रॉन्ग हैं उनको भी आप चेक करें, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है गैस लॉज का पहला, कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है स्टेट बॉयज़ लॉ एंड राइट्स इस फार्मूला। बॉयज़ लॉ क्या होता है कि ये जो गैस लाज हैं, ये तीनों गैस लाज हैं, इसको हम गैस के ऊपर अप्लाई करते हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, यहाँ पे मैंने मैस लिखा है तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। इस मैस से मुराद क्या है? अमाउंट। अमाउंट अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयज़ लॉ के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कांस्टेंट। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन बनेगा V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। इसको अगर आप मज़ीद लिखना चाहते हैं तो V इज़ इक्वल्स टू, क्या हम करते हैं यहाँ से, कि जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी होता है, तो वहाँ पे आप इज इक्वल लगा के कांस्टेंट पुट करते हैं। कांस्टेंट पुट करने के बाद आप प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इज इक्वल पुट करते हैं। फिर ये इक्वेशन किस में चली जाएगी? v इज इक्वल्स टू के बाई पी, v इज इक्वल्स टू के बाई पी। और लास्ट पे जो मैं आपको बता रहा था कि 2 इक्वेशन मैंने लिखी थी इन केस ऑफ बॉयज़ लॉ। एक तो मैंने ये इक्वेशन लिखी थी v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, जो इसकी बाय डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है जो इस इक्वेशन से बन रही है, पी वी इज़ इक्वल्स टू के। आप इसमें ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस at constant temperature will always constant term। ठीक है, कि यहाँ पे जो नंबर आपका आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट वो हमेशा सेम होगा। जैसे मैं P यहाँ पे कर देता हूँ, आप पहली कंडीशंस के लिए P1 V1 इज इक्वल्स टू के, P2 V2 इज इक्वल्स टू के, P3 V3, आप जितनी तरह भी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो आपकी बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी गई है वो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है, इफ़ यू स्क्वीज़ अ बलून, आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था स्टेटमेंट और फार्मूला, ये थोड़ा सा इंक्रीज है एक्सप्लेनेशन का केस। इसमें इफ़ यू स्क्वीज अ बलून द वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड द प्रेशर इंक्रीजेज बिकॉज मालिक्यूल कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विद द वॉल्स। जैसे मैंने आपको MCQ में बताया था कि बलून के ऊपर आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। वॉल्यूम जब डिक्रीज़ करेगा वो दोनों वाल्स जो हैं बलून के एक दूसरे के साथ टच करेंगी, तो उसके अंदर जो
मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे मोर फ्रीक्वेंट, उससे क्या होगा कि इनसाइड जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज होने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन में जाएंगे, वॉल्यूम और अप्लाइड प्रेशर। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने बात की स्टेट बॉयज़ लॉ एंड राइट्स इस मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैंने आपको 2 डेफिनेशन इसमें डिस्कस की हैं और दोनों की मैथमेटिकल फॉर्म आपके साथ डिस्कस की हैं, और इसमें जो कंडीशन होगी वो भी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपने टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट चार्ल्स लॉ एंड राइट्स इट्स फार्मूला। अब इसमें हम चार्ल्स लॉ को डिफ़ाइन करेंगे और इसकी स्टेटमेंट के साथ जो इसका मैथमेटिकल फार्मूला है वो भी लिखेंगे। इसमें चार्ल्स लॉ को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि किसी गैस का जो फिक्स्ड अमाउंट होता है उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू एब्सलूट टेम्परेचर। यहाँ पे एब्सलूट टेम्परेचर का जिक्र होना लाजमी है क्योंकि एब्सलूट टेम्परेचर जो होता है वो इन केल्विन होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात की जाए तो वो 273 केल्विन के बराबर होती है। जब भी हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमेशा केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इन गैस लॉज के अंदर हम जो ये फिक्स एब्सलूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये एब्सलूट टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ केल्विन टेम्परेचर होगा। और उसके बाद जो इक्वेशन है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज़ इक्वल्स टू के टी। उसी तरह से जैसे हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और कांस्टेंट पुट किया, और इससे क्या हो जाएगा K इज़ इक्वल्स टू V बाय टी। इसमें जो बॉयज़ लॉ था उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता था। इसमें आप ये डिफिनेशन कर सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये भी आप डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल में अगर देखें तो हॉट एयर बलून राइजेस बिकॉज हीटिंग द एयर इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम। उसी तरह से कि हम एयर बलून को अगर हम हीट देते हैं तो उसके अंदर जो एयर होती है वो राइज करती है बिकॉज हीटिंग द एयर, हीटिंग से उसका वॉल्यूम इंक्रीज, जो एयर इनसाइड है वो अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी एज अ रिज़ल्ट ऑफ अप्लाइड टेम्परेचर, जब उसके ऊपर हम टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था ये स्टेट चार्ल्स लॉ एंड इट्स फार्मूला। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एवोगैड्रो लॉ और इसकी एक आध एग्जांपल हमने यहाँ पे बतानी है। एवोगैड्रो लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि गैस का अमाउंट है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। अगर उनका वॉल्यूम सेम होता है तो उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मोलर वॉल्यूम को स्टडी करते हैं, यहाँ पे आपका जो सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसमें मोलर वॉल्यूम है स्टोक्योमेट्री का, लेकिन वो मोलर वॉल्यूम फॉर्मेटिव है, उसको हमने स्टडी नहीं करना, जस्ट यहाँ पे एज इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे यूज़ होगा। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। जो पहला लिटरेचर था उसमें हम STP लिखते थे, यहाँ पे जो है वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है RTP। STP के ऊपर इस गैस को अगर स्टडी करें तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें यही बात लिखी हुई है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। इक्वल वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम के लिए मोल्स कितने हैं, 1 मोल। तो 1 मोल किसी भी गैस का हो तो उसके लिए नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स वो बराबर होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि n इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मोल्स। अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद कर सकते हैं कि k इंटू n। तो एक डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है उससे, कि वॉल्यूम of gas is directly proportional to number of molecules or number of moles, directly proportional to number of moles, ठीक है। तो ये इस डेफिनेशन, इस मैथमेटिकल फॉर्म से हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं।
बिकॉज कि जब हम नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। और इसकी एग्जांपल क्या है कि इन्फ्लेटिंग ए टायर, जब आप टायर के अंदर नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स एयर के इंक्रीज़ करते हैं तो क्या करता है, टायर एक्सपेंशन की तरफ जाता है, उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीजेज एज मोर एयर मालिक्यूल्स आर एडिड। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसमें हमने कंडीशन बतानी है कि कुछ कंडीशंस हैं जो कि इन केस ऑफ बॉयज़ लॉ वो ज़रूरी हैं, जिसमें से मैंने एक आपके साथ डिस्कस की थी। वो क्या था कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें दो और भी लिखी गई हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट, मास ऑफ द गैस मस्ट रिमेन कांस्टेंट। मास के लिए मैंने आपको बताया, दिस इज़ आपके बुक के अंदर लिखा होगा अमाउंट ऑफ गैस। जो बुक में लिखते हैं कि फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब क्या होगा कि गैस का जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको चेंज करते हैं तो बॉयज़ लॉ होल्ड नहीं करेगा। उसके बाद जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है शुड बी मेजर्ड इन कंसिस्टेंट यूनिट, और जो यूनिट होने चाहिए वो सेम चेंज नहीं करना है। जैसे पहले आपने शुरू से किया वो आपके यूनिट सेम रहने चाहिए, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में बता रहा है कि कंप्रेसिंग एयर इन सिरिंज, ये एग्जांपल है, इसको आप लिखें या ना लिखें, लेकिन ये तीन जो हैं वो आपके लिए कंडीशंस ज़रूरी है। मास ऑफ अ गैस मस्ट रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर मस्ट कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी मेजर इन कंसिस्टेंट यूनिट। यूनिट पहले जो आप चेंज मेजर कर रहे हैं उसी के अंदर वो मेजरमेंट होनी चाहिए, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने जो एवोगैड्रो लॉ है उसको एक्सप्लेन करना है इन टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, या इसको हम ये कह सकते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, के जब जो पार्टिकल्स हैं, जो गैस है उसके पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, वॉल्यूम इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो पार्टिकल कैसे इंक्रीमेंट या डिक्रीज की तरफ मूव करते हैं, बिहेवियर उनका क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द KMT, गैस मॉलिक्यूल मूव रेंडमली एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल स्पेस। पहला तो ये डिफाइन कर रहा है कि गैस होती क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव करते हैं और ये नेग्लिजिबल स्पेस, स्पेस मतलब एरिया कम कवर करते हैं, इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से अपार्ट होते हैं बहुत दूर। उसके बाद when the number of molecule increases at a set temperature and pressure, the volume of a gas must increase to maintain the same pressure। इसके लिए ये चीज़ भी आपने यहाँ से देखनी है कि इसके लिए ये एवोगैड्रो लॉ है तो उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज़ करते हैं किस चीज़ पे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस मस्ट इंक्रीज टू मेंटेन द स्पेस सेम प्रेशर। ठीक है, कि उनको अपना जो वॉल्यूम है वो क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि वो ओवरकम कर सकें उस प्रेशर को जो अप्लाई किया गया है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल के इंक्रीमेंट के तौर पे। इसमें क्या है कि एडिंग मोर एयर टू बलून इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बिकॉज मोर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड पुश्ड अगेंस्ट द वाल। जब आप किसी कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल ऐड करते जाएंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ऐड करते जाएंगे, तो पहले तो उनकी रैंडम मूवमेंट आपस में कोलिजन होगी, फिर अगर ज़्यादा ऐड करते जाएंगे तो पार्टिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट द वॉल ऑफ द कंटेनर्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, वो क्या होगा कि अगर आप इन सारे जो गैस लॉज हैं इनको समराइज़ करें, समराइज़ मीन कि इसमें तीनों को आप एक्सप्लेन करेंगे, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, बाय गिविंग, पहला जो है स्टेटमेंट, आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नंबर 2 उनका फार्मूला क्या है। नंबर 3 एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ। और चौथा जो है इसकी एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन के अंदर आपने लिखनी है। ठीक है, कि ये लॉ कैसे होल्ड कर रहा है, तो इसको हम ज़रा देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए आसान कर दिया है कि एक टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है, बजाय इसके कि आप वो पूरे पैराग्राफ याद करते रहें। इसमें डिफ्रेंशिएट है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो तीनों की डेफिनेशन का है, स्टेटमेंट का है। ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि जो फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, या इसको ये भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। ये दोनों बातें ठीक हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P।
और उसके बाद जो दूसरा है डेफिनेशन, अगर सारों की देखें तो चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टेम्परेचर। जो टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन की फॉर्म के अंदर होना चाहिए, केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। एवोगैड्रो लॉ से क्या मुराद है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये एवोगैड्रो लॉ की बेस्ट डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है। उसके बाद जो इनकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जाएं तो पहले का वही v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये डिस्कस कर चुके हैं। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्क्वीजिंग इन अ बलून, स्क्वीजिंग अ बलून इंक्रीजेज प्रेशर। चार्ल्स लॉ के केस में हॉट एयर बलून राइजेस एज एयर एक्सपेंड व्हेन हीटेड। एवोगैड्रो में है कि इन्फ्लेटिंग अ टायर। ये तीनों एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में डिक्रीजिंग वॉल्यूम कन्फाइंस मॉलिक्यूल्स टू अ स्मॉलर स्पेस, इंक्रीजिंग कोलिजन विद वॉल्स, प्रेशर राइजेस। ठीक है, अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है तो प्रेशर इंक्रीज़ करता है। इसको हम रिलेट करते हैं कि प्रेशर जब एग्जर्ट करोगे तो वॉल्यूम अल्टीमेटली डिक्रीज़ कर जाएगा। हीटिंग इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी रैंडम मूवमेंट इंक्रीज़ होती है। जब रैंडम मूवमेंट इंक्रीज़ होती है तो पार्टिकल रफली मूव करता है और जो वॉल्यूम है उसका इंक्रीमेंट की तरफ जाता है। लास्ट पे है मोर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मोर स्पेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आप वॉल्यूम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज़ करते हो तो अल्टीमेटली वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि उनको ऑक्यूपाई करने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं तो ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो वॉल्यूम इंक्रीजेज प्रोपोर्शनलिटी, वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज़ करेगा। ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। यहाँ पे जस्ट बताने का मकसद ये है कि आपने बोर्ड पेपर के अंदर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो क्वेश्चन में पूरे आएँ। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो भी आपके सामने एक वेल एडिकेट मैनर्स के अंदर लिखा गया है, तो इसको आप बजाय वो पैराग्राफ शेप में आप टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3, जिसमें गैस लॉस को एक्सप्लेन किया गया था और उसकी वर्कशीट आप बच्चों के साथ डिस्कस की गई थी। यहाँ पे की को डिस्कस करने का मकसद यही है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो आंसर में कंफ्यूज रहते हैं, हालांकि उनको आता होता है लेकिन फिर भी वो आंसर लिखने में कंफ्यूजिंग होते हैं कि हम इसमें लिखेंगे क्या। बाज़ बच्चे ज़्यादा लिख देते हैं, बाज़ बच्चे पॉइंट छोड़ देते हैं। तो आपने, क्योंकि साइंसिस में टू द पॉइंट आप लिखते हैं, ना आपने ज़्यादा लिखना है ना उससे कम लिखना है। तो आज का लेक्चर गैस लॉज के ऊपर बेस कर रहा था, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम बच्चों को ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। इस वर्कशीट को आपने नोट्स के तौर पे अपने पास रखना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके मार्क्स मज़ीद अच्छे हो सके। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।